वालेकुम, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आज मैं आपके साथ बहुत ही जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है ई इनवॉइसिंग को लेके वो मैं डिस्कस करने वाली हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ई इनवॉइस को सिंगल क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जनरली क्वेश्चन क्या होता है कि मैम हमें तो ई इनवॉइस का मीनिंग नहीं समझ आया, हम नॉर्मली टैक्स इनवॉइस तो बना रहे हैं बट क्या ई इनवॉइस के लिए हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे जो ये कॉमन क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो रूल आया ना, रूल 48 सब रूल 4, वो ये कहता था कि कुछ एक ऐसी क्लास ऑफ पर्संस है, कुछ एक ऐसे रजिस्टर्ड एंटिटीज है जिसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, INV01 फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको हर एक इनवॉइस का जैसे एक यूनिक नंबर होता है ना, वैसे ही इसका इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है? जैसे दोस्तों स्कूल में हमारे पास एक रोल नंबर होता था, एक यूनिक नंबर होता था, सेम वेज जो आप सेल काटोगे यानी जो टैक्स इनवॉइस आप इशू करोगे, हर एक इनवॉइस का एक यूनिक नंबर हो जाएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो होता है हमारा ई इनवॉइसिंग। यानी इनवॉइस तो आज भी आपको वैसे ही अपना काटना है जैसे आप नॉर्मली करते थे पहले भी, बट उसके साथ सिर्फ एक IRN और ऐड हो जाएगा जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि इस टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस भी जनरेट हो गया है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि किन बिजनेस के लिए ये जरूरी है। अब हमें ये पता चल गया ई इनवॉइस क्या है, बट ये किसके लिए जरूरी है? तो दोस्तों ये जरूरी है उनके लिए जिनका एक थ्रेशोल्ड जो है, जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है उसका थ्रेशोल्ड एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है। करंटली आज की अगर हम बात करते हैं तो जो वो लिमिट है वो 10 करोड़ रुपीस है। दैट मीन्स जब से जीएसटी आया फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके टिल डेट, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन नंबर के बेसिस पे देखेंगे, ना कि जीएसटी नंबर वाइज, in any preceding year from financial year 17-18 onwards it is more than the prescribed limit, then जो है आपको ई इनवॉइस आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। और करंटली वो लिमिट हमारी 10 करोड़ रुपीस है। फिर उसके बाद इसी को थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। अब हमारी एंटिटी ने ना प्रिस्क्राइब लिमिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक्सीड कर दी है, तो अब मुझे किस दिन से ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, इफ द टर्नओवर इट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट इन द करंट ईयर, यानी इस साल में अगर एक्सीड हुई है तो आपको अगले साल के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना है। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मेरी लिमिट एक्सीड हुई है तो मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यानी 1 अप्रैल 2021 से मुझे ई इनवॉइस बनाना होगा। और करंटली ये लिमिट अब कितनी हो चुकी है? 10 करोड़ रुपए की। अब किसके लिए? अब जो आपने बनाया यानी जिस टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में बनाया, सपोज कीजिए आपने उसका इनवॉइस बनाया ही नहीं, यानी आपने इनवॉइस तो जनरेट किया बट वो आपने इनवॉइस ई इनवॉइस उसका नहीं बनाया, तो क्या ऐसा इनवॉइस आपके लिए वैलिड होगा या नहीं? क्योंकि हो सकता है हम भूल गए उस इनवॉइस का, उस टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाना। तो देखिए दोस्तों, जो रूल नंबर 48 सब रूल 4 है ना, वो हमें बहुत क्लियरली एक बात बोलता है कि इफ आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मेरी थ्रेशोल्ड 10 करोड़ से ज्यादा है, आई एम लायबल टू मेक द ई इनवॉइस एंड इफ आई फॉरगॉट टू जनरेट द ई इनवॉइस, तो ऐसे सिचुएशन में वट एवर डॉक्यूमेंट आई हैव इशूड, दैट इज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एक्सेट्रा, वो सारा का सारा इनवैलिड माना जाएगा। दैट मीन्स मेरी वो सेल एक्चुअल में सेल ही नहीं मानी जाएगी और जिस व्यक्ति को मैंने वो सेल करी है उसके लिए वो परचेज नहीं मानी जाएगी। सो द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय सच नोटिफाइड पर्सन, इट बिकम्स लीगली वैलिड ओनली व्हेन दैट पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस इज हैविंग द इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अगर उसके पास वो IRN नहीं है तो वो ई इनवॉइस, मतलब वो बेसिकली टैक्स इनवॉइस आपके लिए वैलिड ही नहीं होगा, वो क्रेडिट नोट वैलिड नहीं होगा, डेबिट नोट वैलिड नहीं होगा। सो अगर आपकी थ्रेशोल्ड 10 करोड़ से ज्यादा है
और आपको ई इनवॉइस जनरेट करना था पर आपने नहीं किया, तो वो जो डॉक्यूमेंट आपने इश्यू किया है वो भी इनवैलिड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको सावधानी क्या बरतनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएं, मेक श्योर इट इज हैविंग दैट इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कवर्ड है इसमें, तो देखिए इनवॉइसेस हो गए, क्रेडिट नोट्स हो गए, डेबिट नोट्स हो गए, ठीक है। व्हेन इट इज बीइंग इशूड बाय द नोटिफाइड क्लास, नोटिफाइड क्लास कौन सी हो गई, यानी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा रहा है पिछले किसी भी साल में, तो उसको इनवॉइस बनाना है, यानी वो नोटिफाइड क्लास हो गई, ठीक है। आपने B2B इनवॉइस बनाए, आपने एक्सपोर्ट्स के लिए किया, तो ये सारी चीजें जो है आपके ई इनवॉइस के अंडर कवर हो जाती है। अब क्या मैंने अगर B2C सेल करी, यानी बिजनेस टू कस्टमर अगर मैंने सेल करी, तो वो भी मुझे ई इनवॉइस उसका भी जनरेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों करंटली अगर मैं बात करूं तो हमें B2C इनवॉइसेस के लिए ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस के लिए हम बनाएंगे, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए बनाएंगे, बट B2C ट्रांजैक्शंस के लिए हमें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर अब एक मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा ना थ्रेशोल्ड जो है, यानी ये सपोज कीजिए एग्रीगेट टर्नओवर जो है हमारी वो 15 करोड़ रुपए है, पर वो 15 करोड़ रुपए जो है ना वो केवल और केवल एग्जेम्प्टेड आइटम्स की ही है, यानी मैं टैक्सेबल आइटम्स में डील ही नहीं करता हूं। तो क्या ऐसे में मुझे ई इनवॉइस बनाना होगा? दोस्तों नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ होली एग्जेम्प्ट आइटम या निल रेटेड आइटम में डील कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। रादर हाँ, अगर इसके अलावा आपने चाहे 10 रुपए की भी टैक्सेबल सेल कर दी तो डेफिनेटली आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब द एग्जेम्पशन विद रिस्पेक्ट टू ई इनवॉइस, ठीक है, is in respect to the nature of supply or transaction or with respect to the entity, कि हम entity wise देखेंगे या supply wise देखेंगे। तो देखिए आंसर मैं इसका पहले आपको बता देती हूँ entity wise। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, मैंने अभी आपसे कहा कि 15 करोड़ की सेल थी बट वो टोटली एग्जेम्प्टेड सेल थी। सपोज कीजिए अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। 15 करोड़ का हमारा टर्नओवर है जिसमें से 5 करोड़ तो एग्जेम्प्ट है और 10 करोड़ टैक्सेबल सेल्स है, यानी 5 करोड़ एग्जेम्प्ट सप्लाईज करी हैं और 10 करोड़ की हमने टैक्सेबल सप्लाईज करी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ई इनवॉइसिंग का किस पे एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, पूरी एंटिटी पे होगी। हमें ये नहीं देखना कि हमारा टैक्सेबल पोर्शन कितना है या एग्जेम्प्ट पोर्शन कितना है। सो द एग्जेम्पशन इट इज विद रिस्पेक्ट टू द एंटिटी एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब उसके बाद फॉर विच एंटिटी और सेक्टर द ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल और एग्जेम्प्ट, ठीक है, किस पे ई इनवॉइस लगेगा ही नहीं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ द टर्नओवर, तो वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये यूनिट्स है, डेवलपर्स नहीं है। सेकेंडली इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज और NBFCs, goods transport agencies supplying services in relation to the transportation of goods by road in a goods carriage, supplier of passenger transportation services, supplier of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex cinemas, and then person registered as per rule number 14 that is YDAR service providers। इन सभी के केसेस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर वो उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है। और बार बार मैं एक बात बोल रही हूँ SEZ यूनिट्स के लिए है, ये SEZ डेवलपर्स के लिए नहीं है। फिर वेदर इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर इनवॉइसेस बिटवीन द टू डिफरेंट GST अंडर द सेम पैन, यानी एक ही पैन पे दो एंटिटी रजिस्टर्ड है, यानी दो सेपरेट GST नंबर है, तब भी आपको ई इनवॉइस बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एज पर GST वो एक सप्लाई मानी जाएगी, टैक्सेबल सप्लाई होगी, B2B इनवॉइस रहेगा, तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। यस, ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड फॉर सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आल्सो। अब व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस फॉर द इंपोर्ट ट्रांजैक्शन? इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में क्या आपका टैक्स इनवॉइस इश्यू होता है? जी नहीं, आपके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बिल ऑफ एंट्री होती है इंपोर्ट्स के केसेस में, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट्स एक्सेट्रा नहीं होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब मेरे पास जो एक कंसर्न आता है कि मैम हमने ये थियोरेटिकली समझ लिया, हमें ये भी पता चल गया कब बनाना है, कैसे बनाना है, पर प्रैक्टिकली मुझे ई इनवॉइस जनरेट कैसे करना है? तो दोस्तों इसके लिए ना हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है हाईटेक का।
ये मैं आपको इसका स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड करी, आप देखिए। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे ना, सेटिंग्स में जाके एनेबल ई इनवॉइस करना है आपको। एनेबल करने के बाद आपको अपना जीएसटी का लॉगिन आईडी जो है इसमें आपको डालना है, ठीक है। वहां पे फिर बिलिंग इंजन में इसका प्रोफेशनल सेगमेंट आपको चूज करना है, और जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट करते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नॉर्मली जैसे आप एक टैक्स इनवॉइस बनाते हो वैसे ही आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है। टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको ऊपर सबसे कॉर्नर में दिख जाएगा ई इनवॉइस भी आप जनरेट कर सकते हो विद इन अ सिंगल क्लिक। जैसे ही आपने ई इनवॉइस वाले टैब पे क्लिक किया तो विद इन अ मिनट्स टाइम आपके पास उस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस भी रेडी हो जाएगा, और उसका इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसे ई इनवॉइस आपके पास आ जाएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएगा। तो विद इन अ मिनट्स टाइम आफ्टर जनरेशन ऑफ योर टैक्स इनवॉइस आप ई इनवॉइस को बहुत इजीली जनरेट कर सकते हो, और आप कैंसिल भी उसको हैंड टू हैंड कर सकते हो इन केस अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है। सो दोस्तों, ये जो हाईटेक का सॉफ्टवेयर है डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, कैसे आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ई इनवॉइस को लेके जितने भी कंसर्न्स हैं मैंने आपके सारे एड्रेस करे होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।